तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट का 16 ग्रुप, जिन्हें कैल्कोजेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्कोजेंस। जनरली कैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? कैल्कोजेंस का मीनिंग ये होता है कॉपर ओर फॉर्मर, मतलब ऐसे चीजें, ऐसे टाइप के एलिमेंट्स जो कि कॉपर ओर से फॉर्म हुए हो। इसे जो भी कॉपर ओर से जो एक्सट्रैक्ट चीजें मिलती हैं आगे, मतलब कॉपर को छोड़ करके, तो उन्हें सारे के सारे को क्या बोला जाता है? कैल्कोजेंस बोला जाता है। तो इन्हें सारे के सारे एक तरह से ये कॉपर ओर से फॉर्मेशन होते हैं, इसे इन्हें कैल्कोजेंस बोला जाता है। मेनली सारे के सारे एलिमेंट्स का कंटेंट जो भी रहता है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपने को कॉपर ओर में मिलता है, तो इसीलिए इन्हें कैल्कोजेन भी बोला जाता है। तो कैल्कोजेंस जनरली 16 ग्रुप्स को कहा जाता है। 16 ग्रुप्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? पहला अपना ऑक्सीजन, दूसरा आ जाता है सल्फर, तीसरा आ जाता है सीलियम, चौथा आ जाता है टेरेलियम, पांचवा आ जाता है पोलेडियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेरेलियम, पोलेडियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स है। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में। सबसे ज्यादा तो अपने जो भी बचपन से सुनते आ रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है, जो इंटैक्ट करते हैं 24 घंटे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कहीं भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, ह्यूमंस की लाइफ के लिए एग्जिस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सल्फर, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है सल्फर। सल्फर के बहुत ज़्यादा एलोट्रॉप्स, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फर के डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं। जैसे सल्फर का बहुत ज़्यादा कंटेंट है जिप्सम में है, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा कंटेंट कहाँ मिलने मिलता है? सल्फाइड ओर और सल्फेट ओर में देखने को मिलता है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है। इसके बाद सीलियम, टेरेलियम, पोलेडियम, ये डिफरेंट और एलिमेंट्स आ जाते हैं एज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, ठीक है। और अपने को तो सबसे ज्यादा मालूम ही है, जो पहला एलिमेंट होता है वो सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट से, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के एलिमेंट से बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ ऑक्सीजन वो एलिमेंट हो जाएगा जो अपने के ग्रुप से बहुत ज्यादा अलग से प्रॉपर्टी शो करेगा। अब वो कैसे शो करेगा? वो जब एक बार एक प्रॉपर्टी देखते जाएंगे, तो जब एक्सेप्शन केस आएगा ना, तब वहां समझ आ जाएगी। चलो, तो सबसे पहले ये हो गया इसका ऑकरेंस, इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब ये ऑकरेंस बोला जाए तो ऑक्सीजन करीबन पूरे के पूरे अर्थ क्रस्ट में, ज्यादातर ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में करीबन 46.6% पाया जाता है, बहुत ज्यादा है इसके मुकाबले, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब नेचर में, यानी एटमॉस्फेयर में जहां हम रहते हैं वहां कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है। तो अगर एटमॉस्फेयर में बात करूंगा तो करीबन 20% ही मिलता है, बहुत कम है उसके हिसाब से, ठीक है। अभी 21% था, 20% हो गया, और धीरे धीरे कम ही होगा। ऑक्सीजन का कंटेंट दुनिया में कम ही होगा, काहे कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन का मात्रा बढ़ रहा है, ठीक है, अदर पॉइजनस गैस का नेचर बढ़ रहा है, उसका कंटेंट भी बढ़ रहा है। किस कारण से? पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन के कारण, बहुत ज्यादा कारण है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये सारे हो गए ऑकरेंस। नेक्स्ट आता है अब दूसरा एलिमेंट यानी सल्फर। यही दोनों एलिमेंट्स की केस स्टडी भी देखना है, इसके बारे में पढ़ना भी है डिटेल में, इसलिए दो एलिमेंट्स को बात। सल्फर का ज्यादातर कंटेंट सल्फाइड सोर्स में, सल्फेट सोर्स में देखने को मिलता है, जैसे कि जिंक ब्लैंस हो गया, ठीक है, ZnS, ठीक है, इसके बाद कॉपर पायराइट हो गया, जिप्सम हो गया। तो सारे के सारे एलिमेंट्स जनरली किससे बने रहते हैं? सल्फर से ही तो बने रहते हैं। सल्फेट और सल्फाइड और पूरा का पूरा एलिमेंट ही सल्फर से बना रहता है। सल्फर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है उसमें, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स में पाया जाता है। सल्फर भी हो गया कंप्लीट। सेकंड पॉइंट ऑकरेंस भी देख लिया हमने। अब बात करते हैं डेली यूजेस थिंग्स में भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या आ जाएगा भाई? वेजिटेबल्स आ जाएगा, मीट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे अल्कोहल आ जाएगा, उस सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर का कंटेंट देखने को मिलता ही है। चलो कंप्लीट, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसकी जनरल प्रॉपर्टीज, क्या क्या इस ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, जनरल प्रॉपर्टी। GERNEL जनरल, PROPERTY ERAL जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी। अब क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, जनरल प्रॉपर्टीज आती है। पहला बात कर लेते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
तो पहला आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक, CON कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 होता है। क्या होता है, NH2NP4, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन आ गया, फिर सल्फर आ गया, फिर सीलियम आ गया, फिर टेरेलियम आ गया, फिर पोलेडियम। तो इन सब की क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करते हैं। इनके रिस्पेक्टिव हैलोजेंस रिस्पेक्टिव इनर्ट ग्रुप के हिसाब से, इनर्ट ग्रुप कौन सा आ जाएगा, 18 वाले ग्रुप के हिसाब से। तो ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो इसका क्या आता है, एन की जगह इसके लिए आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि पीरियड नंबर लेके चलते हैं, एज पीरियड नंबर कंसीडर करो, उससे अपने को आसान होती है। पिछले वाले लेक्चर में इस कैसे आता था ये देख चुके हैं, ठीक है ना, वहां नहीं देखे हो तो प्रॉब्लम होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2s2 2p4, इसके बाद सल्फर का क्या आ जाएगा, 3s2 3p4, इसी तरह से इसका क्या आ जाएगा, 4s2 4p4, इसका क्या आ जाएगा, 5s2 5p4, इसके बाद इसका क्या आ जाएगा, 6s2 6p4। ये आ जाएगा जनरल सबका इलेक्ट्रॉन, मतलब सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सारे एलिमेंट्स के हिसाब से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, NH2NP4। जिससे इसमें n नंबर चेंज हो रहा है, बाकी s ऑर्बिटल का और p ऑर्बिटल का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पावर तो सबका सेम ही है। ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर बात करते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगा अपना एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ठीक है, इसको रब करे दे रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ATOMIC एटॉमिक एंड IONIC आयोनिक, RADII रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई क्या होगी, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई होता क्या है, सिंपल, एटम का जो रेडियस होगा, ठीक है, उसे एटॉमिक रेडियाई बोला जाएगा या फिर आयोनिक रेडियाई। और एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इज टोटल साइज, टोटल डायमीटर ऑफ एटम इज सेड टू बी एटॉमिक साइज, ठीक है। जितना डायमीटर होगा उतना ही बड़ा तो एटम होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जब हम टॉप से बॉटम, अब हर चीज की जो बात करेंगे ना वो टॉप से बॉटम करेंगे। तो जब अपन ऑक्सीजन से लेकर के क्या तक जाते हैं, ऑक्सीजन से लेकर सीलियम, टेरेलियम, पोलेडियम मतलब पीओ तक जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन से जब पोलेडियम जाते हैं तो अपना एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई डायरेक्टली बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भाई, आता है क्यों बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर, एटॉमिक साइज भाई वही तो पूछ रहे हैं, एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह, ठीक है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट भी डाउन द ग्रुप जाने से बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है वो पीछे कवर चुका, फिर भी बता देता हूँ। शील्डिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक तरह के शील्ड की तरह काम करने लगते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज आखिरी इलेक्ट्रॉन या फिर आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच नहीं पाता है, तो उसे बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने के कारण भी ये सारी की सारी घटनाएं होती है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बढ़ता है डाउन द ग्रुप जाने से, मतलब इंक्रीज करता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप। चलो ये आ गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फटाक से आगे वाले टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा अपना आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे पहले क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है भाई, तीसरा प्रॉपर्टी होगा ना ये अपने हिसाब से, तो तीसरा ही है, ठीक है। इसके बाद IONISATION आयोनाइजेशन, ENTHALPY एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम में ऐड करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, और वो जितनी एनर्जी लगती है उसी एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। तो हर एक एलिमेंट्स के हिसाब से अपना अपना आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड वन इलेक्ट्रॉन, कितना, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितनी एनर्जी लगती है उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है, ठीक है। या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, सब के लिए यही बात कर सकते हो, एडिंग इन फॉर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन या फिर एडिंग इन 1 इलेक्ट्रॉन, तो सारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, एक टाइप का एनर्जी बोल सकते हो, रिक्वायर्ड एनर्जी।
तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर बात करें टॉप से बॉटम, मतलब ऑक्सीजन से पॉलेडियम तक, तो ऑक्सीजन से पॉलेडियम मतलब डाउन द ग्रुप अगर मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप, तो सिंपल सी बात है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सिंपल सी बात है भाई, इंक्रीज तो होने से रही। क्यों नहीं इंक्रीज होगी? क्योंकि डिक्रीज हो रही है। ऐसा बात क्यों? देखो, सबसे पहले तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे, ऑक्सीजन कितना छोटे हैं, फिर सल्फर का थोड़ा सा बड़ा, फिर उसके नीचे सीलियम का थोड़ा सा और बड़ा, फिर टेरेलियम का और थोड़ा सा बड़ा, फिर जो अपना पोलेडियम आ गया उसको बहुत ज्यादा बड़ा। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करने के कारण अपना जो भी आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स क्या लगेगा? बहुत कम लगेगा। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम लग रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? उसके ऊपर इजिली इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड कर सकते हैं। एक पॉइंट तो ये आ जाएगा, इजिली इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं आउटर सेल में, क्योंकि एज अ सेल नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, सेल नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए अपन एक इलेक्ट्रॉन को इजिली ऐड कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो कि इस पॉइंट से भी भारी भरकम पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट क्या है? दैट वो पॉइंट है कि अगर मान लो, ठीक है, सारे के सारे जो भी ये एलिमेंट्स हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन 16 ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो 16 ग्रुप्स एलिमेंट्स कौन से ग्रुप्स एलिमेंट्स आते हैं? जनरली ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक टाइप के नॉन मेटल्स ही होते हैं। नॉन मेटल्स क्या हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, मतलब ये जो 16 वाले ग्रुप्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स डेंस, ये इलेक्ट्रॉन डेंस रहते हैं एक टाइप से, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। अब भाई ये मेरे पास एक एटम है, मान लेता हूँ ये एक्स एटम है। एक्स क्या मान रहे हैं भाई? मान लेते हैं पोलेडियम का ही एटम है। ठीक है, मान लो सल्फर का ही एटम है। तो इसमें ये इसके क्या है? बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहले से इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब भाई पहले से ही जिस चीज में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब तू उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, तो ये कैसे ऐड होगा? सिंपल सी बात है। अगर यही ऑक्सीजन के लिए केस की बात करूं तो उसका एटम इतना बड़ा है, पोलेडियम का एटम थोड़ा सा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स यहां प्रेजेंट होंगे। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। हाँ, ठीक है। अब यहां जो है, यहां एटॉमिक साइज बहुत छोटा है। एटॉमिक साइज बहुत छोटा होने के कारण सेल नंबर भी बहुत कम है। सेल नंबर भी बहुत कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें बहुत पास पास हैं। क्या है? बहुत पास पास हैं। इसका जो पहला सेल है या दूसरा सेल है, जो भी मतलब अपन कौन सा पी सेल्स है, P4 होता है। ठीक है, 2p4। तो जो भी 2p4 सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है। इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है सेल में। जो भी अपना सेल है या फिर आउट ऑर्बिट है उसमें जगह ही नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कहां करोगे? ठीक है, तो पहले वाले एलिमेंट का साइज छोटा होने के कारण, उसमें साइज छोटे होने के कारण अपना उसमें जगह कम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसके लिए सबसे दूसरा कारण ये आ जाएगा कि ऑक्सीजन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन हर ग्रुप। मतलब अपने ग्रुप में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस्ड है, मतलब सबसे ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन है, और पूरे के पूरे पीरियड में दूसरे नंबर पे आता है। तो भाई ये तो बापों का बाप है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पूरे पीरियड में ये दूसरे नंबर पे आता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के हिसाब से। पहले नंबर तो अपना फ्लोरीन ही रहेगा। ठीक है, उसको कौन हटा पाएगा? ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है। ठीक है, फिर उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप में अपना सेकंड में आ जाएगा सल्फर, इसके बाद आ जाएगा सीलियम, फिर टेरेलियम। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो इस तरह से अपन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नीचे जाने से डिक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल टॉपिक आपको क्या है? मिल गया, मतलब कारण मिल गया। ठीक है, कारण लिखते नहीं बन रहा होगा तो टेंशन मत लो, नोट्स में आपको मिल जाएगा इसका कारण। ठीक है, तो नोट्स पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके डाउनलोड करो और पासवर्ड दे देना खोलने के लिए पीडीएफ जेपी वर्ल्ड, तभी खुलेगा, नहीं तो बाद में फिर मेरे को मत बोलना। चलो, ये भी प्रॉपर्टी हो गई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करती है। चलो, तो इसको एक फटाक से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा अपना प्रॉपर्टी। इसी में एक क्वेश्चन आता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काहे को का 16 ग्रुप एलिमेंट के, हमने सुना है 16 ग्रुप एलिमेंट्स की जो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो एज कंपैरिजन टू 15 ग्रुप एलिमेंट से कम होती है।
समझ आया कुछ क्वेश्चन? मतलब 15 ग्रुप एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, 15 ग्रुप इज ग्रेटर देन ऑफ 16 ग्रुप, ऐसा सिंपल बोल सकते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के मुकाबले में। मतलब उनका इलेक्ट्रॉन निकालने में, 15 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स निकालने में ज्यादा ताकत लगेगी। ठीक है, क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ताकत लगेगी। और सिंपली अगर इनकी बात की जाए, इसमें से इजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, 16 ग्रुप के हिसाब से उसमें इजिली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। टॉपिक समझ आए? तो इस टॉपिक के हिसाब से आप बता सकते हैं, जो 15 ग्रुप पढ़ा है वो बता सकता है क्या कारण आएगा, मेन कारण आ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मेन कारण आ जाएगा। जो 15 ग्रुप के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 15 ग्रुप के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, NS2 NP3, और इसके हिसाब से क्या आता है, NS2 NP4। ये क्या है, हाफ फील्ड है। ये क्या है, पार्टली फील्ड है, फील्ड है। अब यहां पर से जिसको यहां से समझ आ गया तो भाई उसके लिए बहुत अच्छा बात है, कम से कम हमने याद तो आ गया। ये क्या है, हाफ। ठीक है, अब अपन ने क्या पढ़ा था, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्टली फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल, उससे ज्यादा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं, फिर पार्टली फील्ड आते हैं सबसे आखिरी में। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक लूज करना चाहेगा, P4 है, P4 को P3 में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करना चाहेगा। तो इसीलिए ये क्या अपनी स्टेबिलिटी लूज कर देगा, क्या कर देगा, स्टेबिलिटी लूज कर देगा एज कंपैरिजन टू 15 ग्रुप एलिमेंट के। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ग्रुप 15 एलिमेंट की ज्यादा होगी, क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल स्टेट में है, एज हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल। तो ये स्टेबल स्टेट में तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजिली लूज नहीं करेंगे, बट पार्टली फील्ड वाले इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, इसीलिए उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में कितना ज्यादा एनर्जी लगता है, उसे क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जैसे मैंने ये वाले ग्रुप के ऑक्सीजन के लिए बात की थी, एक इलेक्ट्रॉन डेंस है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पाना भी मुश्किल है, और यहाँ से क्या है, बहुत पास पास है, बहुत पास पास होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाना भी मुश्किल है। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत तेजी से उसको पकड़ा है, सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से पकड़ा है। मतलब यहाँ न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर चार्जेस है या फिर न्यूक्लियर पावर बोलोगे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसके बाद वाला भी टॉपिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एक ही साथ मैंने इसमें कंक्लूड कर लिया है। ठीक है, इंक्लूड कर लिया था मैंने जब इसको समझा रहा था वहां, तो ये गलती से मैंने क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझा दिया था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, फिर से एक बार आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक बार कंक्लूड कर लो। क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अपन इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, पर कॉन्सेप्ट दोनों का सेम रहेगा, दोनों ही डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज ही करेंगे। ठीक है, चलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत ज्यादा पावर लगती है, क्योंकि जो छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सीलियम हो गया, टेरिलियम, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली अपन रिमूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते उसमें, मतलब जो ऊपर वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पोलेडियम आ गया, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकाल देगा, क्योंकि उनके जो बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो बहुत ज्यादा वीक रहेगी, तो वहां इजिली टूटने के चांसेस हैं। बट अपना जो केस आएगा कौन सा, ऑक्सीजन के लिए आएगा, एज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आएगा, और ये एक एक्सेप्शन केस भी क्रिएट करेगा, इसलिए ये एक एक्सेप्शन केस और एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है इस कारण से। ठीक है, तो इस टॉपिक को आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिख लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हो गया, चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ENTALPHY। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जितनी एनर्जी लगेगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जितनी एनर्जी लूज होगी उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एनर्जी एटम को लूज करना पड़ेगा अपनी तरफ से वो बोला जाता है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सिर्फ यही अंतर होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे अपन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बाहर से ऐड करने के लिए अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ एनर्जी क्या होता है, एक टाइप का बोल सकते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस में होता है, मतलब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एडेड होती है, रिक्वायर्ड होती है। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे एनर्जी खुद ही एटम लूज करता है, ठीक है। दोनों में से डिफरेंस समझ आ गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में कितनी एनर्जी लूज होगी उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर ऑक्सीजन की बात नहीं करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन एक एक्सेप्शन केस आ जाएगा यहाँ। ऑक्सीजन अगर सल्फर से पोलेडियम में जाते हैं तो एज अ पोलेडियम भी एक क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव को ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। चलो तो पोलेडियम की जगह अपन क्या लिख लेते हैं, ऑक्सीजन सल्फर सीलियम टेरेलियम टीई लिख लेते हैं। तो जब सल्फर से टीरियम जाएंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन फटाक से ऐड कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साइज इंक्रीज कर रहे तो एक इलेक्ट्रॉन फटाक से ऐड हो जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरा जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करती है, ठीक है, मतलब एलिमेंट जो नीचे करेंगे वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, तो इजिली इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, ठीक है। यह भी जो टॉपिक था इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी पे अभी गलती से देख लिए थे तो मेरे को समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। चलो तो ये डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करती है। अब आता है इसका जो एब्सेप्शन केस वाला बोला मैंने, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के केस में क्या आता है, ऑक्सीजन को एकदम अलग से पढ़ते हैं इसमें जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हैज अ वेरी हाई, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी क्यों होती है, तो उसका कारण आ जाएगा, पहला तो भैया बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, और दूसरा कारण आ जाएगा उसके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के कारण, मतलब उसका अजीबोगरीब स्ट्रक्चर, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। तो दो रीजन आ जाएंगे, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रीजन आ जाएगा और दूसरा इस रीजन आ जाएगा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। चलो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो, कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट है ये, पांचवा, करीबन पांचवा ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ELECTRONEG नेगेटिविटी, डायरेक्ट NEGV लिख देते हो, आप पूरा लिखना, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप मतलब इस बार ऑक्सीजन से पूरा कंक्लूड करूंगा, कहाँ तक, पोलेडियम तक, ठीक। ऑक्सीजन से जब पोलेडियम जाएंगे तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब इसके बारे में इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, दो पॉइंट्स खुद ही इतना डिस्कस कर आ रहे हैं, ठीक है। पहला तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाएगा, दूसरा शिल्डिंग इफेक्ट के कारण, तीसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण। ये पुली से रीजन लिख लेना, और ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनका साइज के कारण भी, एटॉमिक साइज भी मैटर करेगा, तो साइज के कारण भी, जो साइज जिसका ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, साइज अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज कम एक्ट करेगा। और सिंपल एक और रीजन लिख सकते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स के इंक्रीज करने के कारण। अब सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं जितना ज्यादा तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लो। चलो तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होती है, डिक्रीज करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी अपना, कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी बात करते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीजन सल्फर की बात कर लेते हैं, जो भी एग्जिस्ट करते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन और सल्फर के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट डाल दो फिजिकल प्रॉपर्टी, ये जनरल प्रॉपर्टी की जगह फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ कितना टाइम हो गया, एक बार टाइम देखते रहते हैं, 24 मिनट। चलो फिजिकल प्रॉपर्टी ना, धन्यवाद इस वीडियो के लिए। और फिजिकल प्रॉपर्टी इसके बाद वाले लेक्चर में है, आपको स्क्रीन में दिखाई रहा होगा नेक्स्ट वीडियो का लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हो। तो धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।